Let's improve English. आज मेरे पास कुछ ऐसे सवाल आए हैं कमेंट में जो बहुत ही धमाकेदार हैं। कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस थे जो काफ़ी बार लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कैसे उन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं, ये मुझसे पूछा गया। मैंने देखा ये तो यार बड़े ही धमाकेदार सेंटेंसेस है, सबके लिए बहुत यूज़फुल है। तो मैं आ गया हूँ उन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन लेकर आपके पास, और इस वीडियो को आप अच्छे से बैठकर आराम से अपनी सीट पर, अपने सोफे पर, अपनी चेयर पर, अपने बेड पर देखिए। आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। बहुत कुछ इस वीडियो से आप सीखेंगे। सिर्फ रटने में विश्वास कभी नहीं करना, ना मैं करता हूँ ना मैं चाहता हूँ कि कोई करे। चीज़ों को समझना है, वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। अच्छे से एकदम ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिए। वो आखिर में ना घर का रहा, वो आखिर में ना घर का रहा ना घाट का। इंग्लिश में कह सकते हैं He ended up being caught between two stools. Being caught between two stools का मतलब होता है दो सिचुएशंस में फंस जाना। तो हिंदी की इस बात के लिए इंग्लिश में ये बात इक्विवेलेंट है। He ended up being caught between two stools. इसी को जैसे अगर हम कहें उससे माफ़ी मांग ले, नहीं तो ना घर का रहेगा ना घाट का। Apologize to her or you'll be caught between two stools. You'll be caught between two stools. अब उन्होंने इस सेंटेंस को लिखा और कहा इसे कैसे हम कह सकते हैं, तो इसको आप कहने की कोशिश कीजिए। अभी अभी हमने देखा है कि इस बात के लिए हम क्या कह सकते हैं। एक बार इंसान दुनिया के सामने बदनाम हो जाने से ना तो वो घर का रहता है ना घाट का। Once a man is defamed in the society, he falls between two stools. He is caught between two stools भी कह सकते हैं, या फिर fall वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। He falls between two stools once a man is defamed. मुझे तो हमेशा खाना पका पकाया मिलता है, मुझे तो हमेशा कपड़े सिले सिलाए मिलते हैं, मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। जब इस तरह की बातें हमें इंग्लिश में कहनी हो तो कैसे कह सकते हैं? आई ऑलवेज गेट कुक्ड फूड। कुक्ड फूड मुझे मिलता है, बना बनाया खाना मिलता है। या फिर हम रेडीमेड बोल सकते हैं, आई ऑलवेज गेट रेडीमेड फूड। रेडीमेड पहले से तैयार, पहले से प्रिपेयर्ड मिलता है। मुझे तो हमेशा कपड़े सिले सिलाए मिलते हैं, इसके लिए भी हम रेडीमेड वर्ड का यूज़ करेंगे। आई ऑलवेज गेट रेडीमेड क्लोथ्स। रेडीमेड क्लोथ्स, आप इस रेडीमेड को किसी भी वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड क्लोथ्स हो सकते हैं, रेडीमेड फूड हो सकता है। वैसे ही मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। आई गॉट अ रेडीमेड हाउस। आई गॉट अ रेडीमेड हाउस, पहले से बना हुआ था, पहले से प्रिपेयर्ड था, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी थी, फटाफट मैं रहना शुरू कर सकता था। आई गॉट अ रेडीमेड हाउस। नेकी कर और दरिया में डाल। इंग्लिश में कह सकते हैं डू समथिंग गुड एंड फॉरगेट इट। डू समथिंग गुड एंड फॉरगेट इट। डू समवन अ गुड टर्न एंड फॉरगेट इट। डूइंग समवन अ गुड टर्न मीन्स डूइंग समथिंग गुड टू हिम। डू समवन अ गुड टर्न एंड फॉरगेट इट। फ्रेंड्स, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कभी नहीं हमें करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हिंदी की अगर कोई बात है उसके बराबर का मीनिंग रखने वाला इंग्लिश में कोई इडियम है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं हिंदी की उस बात के लिए। और अगर वैसा कोई इडियम नहीं मिलता है तो हम किसी दूसरे तरीके से उस बात को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जले पर नमक मत छिड़को, इसको तो मैंने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो में बताया भी था, फिर भी आपने पूछा। कह सकते हैं डोंट रब सॉल्ट इनटू द वुंड। डोंट रब सॉल्ट इनटू द वुंड। इसी को जैसे उसे जले पे नमक छिड़कने में बहुत मज़ा आता है, कहेंगे He takes great pleasure in rubbing the salt into the wound. He takes great pleasure, a lot of pleasure in rubbing the salt into the wound. ऐसे थोड़ी होता है जी, ऐसे थोड़ी होता है जी। तो कोई कुछ कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं होता जी, ये ऐसे थोड़ी होता है जी। इसको कैसे कह सकते हैं? इट्स नॉट हाउ इट हैपन्स मिस्टर, और मिस्टर के बाद उसका नाम आ जाएगा, फिर जो भी नाम है वहाँ पे। सो इट्स नॉट हाउ इट हैपन्स मिस्टर समथिंग। इट्स नॉट हाउ इट हैपन्स, या फिर इट्स नॉट हाउ इट इज़ डन मिस्टर। इट्स नॉट हाउ इट इज़ डन, ऐसे नहीं किया जाता है ये। लेकिन इस बात का एक थोड़ा सा और मीनिंग भी हो सकता है। जैसे कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, उचित नहीं है, गलत काम है, तो हम कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है जी, ऐसे नहीं होता है। तब हम कहेंगे इट्स नॉट राइट मिस्टर समथिंग। इट्स नॉट राइट, या फिर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट मिस्टर। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट मिस्टर समथिंग, यानी ऐसा सही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है जी। इसे हम कह सकते हैं इस तरह से।
जो हम हिंदी में जी लगाते हैं रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, इंग्लिश में बस मिस्टर कह के उसको एड्रेस कर दीजिए। जिस भी पर्सन को आप मिस्टर कह के एड्रेस करेंगे तो बस वो रिस्पेक्ट हो गई। मिस्टर के बाद उसका नाम, या तो फुल नेम आप लिखेंगे या फिर सिर्फ लास्ट नेम। सिर्फ फर्स्ट नेम को हम मिस्टर के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। आज टीचर मुझे नहीं बख्शेगा, आज तो मैं गया। आज टीचर मुझे नहीं बख्शेगा, तो ये आपने पूछा, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? द टीचर वोंट स्पेयर मी टुडे। द टीचर वोंट स्पेयर मी, स्पेयर का यूज हम करेंगे यानी बख्शने के लिए। वो मुझे नहीं बख्शेगा आज। ही वोंट स्पेयर मी टुडे। आई एम डूम्ड, आई एम डन फॉर, यानी मैं तो गया। आई एम डूम्ड, आई एम डन फॉर। बी डन फॉर, इसका मीनिंग होता है यानी मैं तो गया, अब कुछ बुरा ही होगा मेरे साथ। आई विल हैव टू सफर समथिंग बैड। इस तरीके से इस फ्रेज का यूज होता है। जैसे इसमें देखिए, जब वो आया मुझे लगा मैं तो गया। जब वो आया मुझे लगा कि मैं तो गया। I thought I was done for when he came. I thought I was done for when he came. Be done for, इसका मीनिंग होता है अब तो आप गए, यानी कुछ सफ़र करना पड़ेगा अब आपको, मतलब you are done for. I thought I was done for when he came. खोदा पहाड़ और निकली चूहियाँ। अगर आप इसको पूछेंगे तो अलग अलग लोग आपको कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में बताएंगे। Much ado about nothing. Much ado about nothing. या इसको कहेंगे मच क्राई एंड लिटिल वुल। मच क्राई एंड लिटिल वुल। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया के लिए ये इनमें से कोई भी इडियम फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इनका मीनिंग तो कुछ ऐसा होता है, अ लॉट ऑफ कमोशन और एक्साइटमेंट ओवर समथिंग इनसिग्निफिकेंट। कोई ऐसी चीज है जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, कोई खास चीज नहीं है, और फिर भी लोग इतना शोर शराबा मचा रहे हैं उसके ऊपर, तब उसमें हम इन इडियम्स का यूज कर सकते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग या मच क्राई एंड लिटिल वुल। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कह रहे हैं अरे वो आया है अपना अनिल कुमार आया है, अनिल कुमार आया है, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मान लो अनिल कुमार तो कोई बड़ा आदमी है नहीं, तो हम कहेंगे यार मच अडू अबाउट नथिंग, मच क्राई एंड लिटिल वुल। इतनी बड़ी तो चीज़ भी नहीं है, क्या इतना शोर शराबा कर रहे हो। या फिर छोटा सा कुछ कप टूट गया है और घर में शोर शराबा हो रहा है, ऐसा था कप वैसा था, हम कह रहे हैं मच अडू अबाउट नथिंग, मच क्राई एंड लिटिल वुल। उस सेंस में इसका यूज होता है। या फिर एक हम हिंदी में बात कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तब हम कह सकते हैं मच क्राई एंड लिटिल वुल, यानी देखने में इतना बड़ा इसका बना रखा है एक्साइटमेंट कि ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन है कुछ नहीं, वैसे में सूटेबल है। लेकिन जब हम हिंदी में कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, हमारा कहने का मतलब है कि मेहनत ज़्यादा करी हमने और फल ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। मेहनत से यहाँ पे संबंध है, शोर शराबे से नहीं, मेहनत से। तो इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट ईडियम है, तो इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कुछ ऐसे, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी गॉट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इतनी मेहनत के बाद बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला, कहने का मतलब इसका ये बनता है। या फिर आप कह सकते हैं वी वर्कड वेरी हार्ड बट द आउटकम इज नॉट वर्थ द एफर्ट। जो एफर्ट हमने लगाया था उसके वर्थ नहीं है आउटकम, जो रिजल्ट आया है वो उसके लायक नहीं है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला मीनिंग इससे निकल रहा है। माय डियर वंस, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम इंग्लिश बनाते हैं। हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, रटना नहीं है, हमें मीनिंग को समझना है कि कौन सी बात किस मीनिंग की तरफ इशारा कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तू क्या उखाड़ लेगा, उन्होंने पूछा, इसे कैसे कह सकते हैं? वॉट विल यू डू टू मी, वॉट विल यू डू टू मी, या फिर वॉट हार्म कैन यू डू टू मी। जब हम ऐसे कह रहे हैं तो क्या उखाड़ लेगा, हम सामने वाले को ये कह रहे हैं तेरे बस का क्या है, तू कर क्या सकता है। एबिलिटी दिखाने के लिए हम फिर कैन का यूज करते हैं। सो वॉट हार्म कैन यू डू टू मी। अब आप शायद सोचें कि मैंने वॉट हार्म विल यू डू टू मी क्यों नहीं कहा। मैं फिर से कह रहा हूं, हम सामने वाले की एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि तेरे अंदर ये एबिलिटी है कि तू कुछ उखाड़े, क्या कर सकता है तू। वॉट हार्म कैन यू डू टू मी, इसलिए मैंने यहाँ पे कैन का यूज किया। ये क्या बदतमीजी है, इंग्लिश में कह सकते हैं वॉट सॉर्ट ऑफ मिसबिहेवियर इज दिस। वॉट सॉर्ट ऑफ मिसबिहेवियर इज दिस, ये किस तरह का मिसबिहेवियर है। या आप कह सकते हैं वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, किस तरह का बिहेवियर है ये। वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, ये क्या बदतमीजी है। वैसे बदतमीजी को इंसोलेंस हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो किसी भी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे ऐसे ही कहना ज़्यादा मुलाजिम होगा, ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा। बताऊँ तुझे भी मैं, कहने को बात छोटी सी है, लेकिन इसी में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं। हम कह सकते हैं डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू अ लेसन राइट नाउ, अभी की अभी एक बताऊँ मैं तुझे भी, इसका ये मीनिंग निकल रहा है। शॉर्ट में आप इतना भी कह सकते हैं वॉन्ट मी टू टीच यू अ लेसन,
Want me to teach you a lesson? अभी बताऊँ तुझे मैं? ऐसे कह सकते हो आप इसको इंग्लिश में। वो तो है ही ऐसा, कोई किसी की बुराई कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ हाँ वो तो है ही ऐसा। That's how he is. That's how he is. उनका जन्म जन्म का रिश्ता है। इंग्लिश में कहेंगे They have a never ending relationship. They have a never ending relationship. कहने का मतलब ये बन रहा है कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। आप देख रहे हो किस तरह के सेंटेंसेस है। मैं वैसे सेंटेंस तो आपको बता नहीं रहा हूँ कि राधा गा रही है, मैं नाच रहा हूँ, राधा पत्र लिखती है। ऐसे सेंटेंसेस आपको बड़ी मुश्किल से ही कहीं पर मिलेंगे। मैं बड़ा ही टाइम लगा के आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। जैसे इसे कहना है जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे हम इस तरीके से कुछ कह सकते हैं, ही इज एरोगेंट ऑल्दो हिज लाइफ इज हेल। हिज लाइफ इज हेल, उसकी लाइफ एकदम हेल है, उसके बावजूद ही इज एरोगेंट, वो अभी भी एरोगेंट है, अभी भी वो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसे कह सकते हैं द बिगेस्ट डिजीज इज वॉट पीपल विल से। द बिगेस्ट डिजीज इज वॉट पीपल विल से। एक्चुअली क्या हो रहा है हिंदी में, यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे राइमिंग हो गई है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो सुनने में हमें अच्छा लग रहा है, राइम हो गया ना, यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड मिल गया हमें, रोग और लोग। लेकिन इंग्लिश में हमें यहाँ पे मिला ही नहीं, डिजीज का राइमिंग मिला ही नहीं इस तरीके का। द बिगेस्ट डिजीज इज वॉट पीपल विल से, इसलिए हमें थोड़ा अलग लगता है इंग्लिश में। लेकिन अब क्या करें, अगर आप इंग्लिश बनाना ही चाहते हो तो इंग्लिश के स्टाइल से बनेगी ना। लेकिन फिर भी मैंने एक ये बनाया है, आप बताओ कैसा लगा आपको। द मोस्ट सीरियस मैटर वॉट पीपल विल अटर। द मोस्ट सीरियस मैटर, सबसे सीरियस मैटर है कि पीपल अटर क्या करेंगे। अटर का मतलब बोलना होता है, मुंह से कुछ बोलना। द मोस्ट सीरियस मैटर वॉट पीपल विल अटर, तो मुझे लगता है कि इसको आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। ये कोई ऐसा ईडियम नहीं है, वेल नोन कोई ईडियम ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये शॉर्ट में हम बोलते हैं, एक्चुअली में फुल सेंटेंस होना चाहिए द मोस्ट सीरियस मैटर इज वॉट पीपल विल अटर, लेकिन इस तरह से द मोस्ट सीरियस मैटर वॉट पीपल विल अटर, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बार हिंदी वाली बातों के लिए हमें एकदम सटीक इंग्लिश मीडियम मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर आपको किसी और तरीके से अपनी बात को बताना पड़ेगा। उसके और मेरे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब ऐसे कहना हो तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, तो इंग्लिश में ये इडियम है जो हिंदी की इस बात के सटीक बैठ गया, इससे ये सेट हो गया, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वैसे ही इस टमाटर और उस टमाटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाजार में दो टमाटरों को लेकर कंपेयर कर रहे हैं हम, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टमाटो एंड दैट वन। इस वाले में और उस वाले में। अब टमाटो को हमें रिपीट नहीं करना है, अगली बार मैंने लिख दिया दैट वन। यही तो प्रोनाउन का यूज़ होता है कि हमें नाउन के रेपिटेशन से बचना होता है। क्या लगती है वो तुम्हारी, इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं हु इज़ शी टू यू, ऐसे आप कह सकते हैं हु इज़ शी टू यू। या आप कह सकते हैं हाउ इज़ शी रिलेटेड टू यू, हाउ इज़ शी रिलेटेड टू यू, वो तुमसे कैसे रिलेटेड है, वो क्या लगती है तुम्हारी। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, ये भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वीडियोस में बताया था। शायद आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली नहीं देख रहे हैं, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से काफ़ी टाइम लगा के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ रोज़। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा वीडियोस से। ही हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल, ही हैज़ मेड माई लाइफ हेल, इस तरह से आप कह सकते हैं ही हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल और हेल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से आप वीडियोस देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेसन्स आपको रेगुलरली इनफैक्ट डेली मिलते हैं। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। और इससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ 600 वीडियोस बनाई हुई हैं, सब एक से एक। आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत कुछ आप नया सीखेंगे उन वीडियोस से। Thank you very much for your trust, my friends. Thank you for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.